बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एम साइंस। आज की इस वीडियो में हम लोग हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो है ग्राम नेगेटिव रॉड ही है, लेकिन रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अभी तक हमने जो बैक्टीरिया को डिस्कस किया था वो एंटाइक ट्रैक से रिलेटेड बैक्टीरिया थे। अब जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले याद रखनी है। उसके बाद अगर हम सबसे पहले इसकी डिजीज़ के बारे में देख लें तो बेसिकली ये जो डिजीज़ हैं ये सबसे पहले एक नमूनिया करवाएगा। अब नमूनिया जो है इसका वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नमूनिया में जो है क्या होगा, उसके अगर फीचर्स हम देखें यहाँ पे तो इन्फ्लेम कर देगा एयर सेक्स को, एक लंग्स में या दोनों लंग्स में। उसके लंग्स को के एयरवे को इन्फ्लेम कर देगा। उसके नतीजे में पेशेंट को क्या होगा, बुखार, फीवर, कफ, खांसी वगैरह आएगी और येलो स्प्यूटम बनेगी। और ये मोस्ट कॉमन काज है एच इन्फ्लुएंजा नमूनिया की। और बैक्टीरिया भी हैं, इसीलिए हम कलेक्टिवली डिजीज़ को देखेंगे और फिर हम इसको डायग्नोस कर सकेंगे। अब नमूनिया जो है इसका जो है वो कॉमन है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद है एपिग्लोटाइटिस। बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड बैक्टीरिया है, तो ज़्यादातर ये डिजीज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ही करवाएगा। तो दूसरी डिजीज़ है एपिग्लोटाइटिस। अब ये क्या है कि एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन जब भी एपिग्लोटिस की इन्फ्लेमेशन होगी उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट काज जो है वो यही बैक्टीरिया ही होगा। अब उसमें क्या होगा, स्वोलन इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, लेकिन एक स्पेसिफिक फीचर होगा, वो होगा चेरी रेड एपिग्लोटिस। यानी उसका जो कलर है वो बिल्कुल चेरी रेड की तरह हो जाएगा। अब एपिग्लोटिस को अगर हम देखें कि वो क्या चीज़ होती है, अगर आपको याद हो तो एनाटमी में भी हमने पढ़ा था कि वो फ्लैप जो कि बेस ऑफ द टंग पे प्रेजेंट है, जो कि फूड की एंट्री को ट्रेकिया के अंदर यानी जो हमारी सांस की नाली है उसके अंदर नहीं जाने देता, उस फ्लैप को बोला जाता है एपिग्लोटिस। अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, और उसका मोस्ट कॉमन काज जो है वो यही बैक्टीरिया है। अब उसके नतीजे में कुछ सिम्टम्स शो होंगे, जैसे नमूनिया के सिम्टम्स हो रहे थे। इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि ट्रैकिया में ज़ाहिर बात है कोई फूड का पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला गया तो रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। ड्रूलिंग हो जाएगी, यानी सलाइवा मुंह से खारिज होगा। वॉइस में चेंजिंग आएंगे, क्योंकि लेरेंक्स को भी डैमेज करेगा ये। इसके अलावा जो है ब्रीथनेस बहुत ज़्यादा होगी, ब्रेथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे एपिग्लोटाइटिस के। उसके बाद जो तीसरी डिजीज़ है वो है साइनोसाइटिस। अब अगेन साइनोसाइटिस और बैक्टीरिया भी करवाते हैं, हमने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई में भी देखा था, और ये भी एच इन्फ्लुएंजाई भी इसकी कॉमन काज है। साइनोसाइटिस को दूसरे लफ्ज़ों में राइनोसाइनोसाइटिस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है कि ये भी इन्फ्लेमेशन ही है बेसिकली, किस चीज़ की, कि म्यूकोजल लाइनिंग जो कि साइनसिस को इन्वॉल्व कर रही है। अभी मैं आपको इन तीनों की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, आपको आगे जाके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें अब थिक नेज़ल म्यूकस बनेगी, क्योंकि जो नेज़ल साइनस हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, तो थिक नेज़ल म्यूकस, साथ में प्लग नोज, नाक बंद हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है म्यूकस उसमें जमा होगी, नाक बंद होगा, सांस लेने में मसला होगा, पुअर सेंस ऑफ स्मेल होगी, स्मेल सही से नहीं आएगी। और इसके अलावा जो फेस में जो फ्रंटल साइनस हैं वहाँ पे भी मैक्सिलरी साइनस हो गए, वहाँ इन्फ्लेमेशन होगी तो फेशियल पेन हो गया, हेडिक हो गया, सोर थ्रोट तक भी ये कहानी जा सकती है। तो साइनोसाइटिस के ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि साइनोसाइटिस है क्या और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और अगेन आपको सिर्फ डिजीज़ के नाम तो याद होने ही चाहिए। उसके बाद जो अगली डिजीज़ है वो है ओटाइटिस मीडिया। अब ये जो डिजीज़ है ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक या ईएनटी से ही रिलेटेड है। ये भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, किस चीज़ की, मिडल एयर की। अगर आपको याद हो कि सुडोमोनास एरिजिनोसा में हमने देखा था कि ओटाइटिस एक्सटर्ना हो रहा था वहाँ पे, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कंपेयर करके कि ये ओटाइटिस मीडिया है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। इसमें क्या होगा, फिर इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि परफोरेटेड एयर होगा, यानी जो एयर ड्रम है उसकी परफोरेशन हो जाएगी, उसके नतीजे में कुछ पस वगैरह निकलेगी, साथ में एयर पेन स्टार्ट हो जाएगा। और ये अमूमन उन बच्चों में होता है, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में, जो कि अपने कान को खींचते रहते हैं, पुल द एयर, और वो उसकी वजह से फिर रोते हैं और रात को सही से सो नहीं पाते। तो ओटाइटिस मीडिया के कुछ ये फीचर्स होते हैं, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अब ये चार डिजीज़ तो हो गई रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़। एक मेन डिजीज़ जो ये करवाता है, अगर आपको याद हो, मेनिंजाइटिस। हमने स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, नेजेरिया मेनिंजाइटिस और एच इन्फ्लुएंजाई का कहा था कि वो तीनों के तीनों इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं और तीनों के तीनों मेनिंजाइटिस करवाते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ आपने याद रखनी है, और ये मेनिंजाइटिस भी स्पेसिफिकली चिल्ड्रन में ही करवाता है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई को हम देखें तो वो एडल्ट्स में करवा रहा था, ये चिल्ड्रन में करवाता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और ग्रुप बी स्ट्रेन स्पेसिफिकली जो है वो इसकी
मेनिंजाइटिस करवाएगी। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ और एक जो है वो ब्रेन की डिजीज़ है। मेनिंजाइटिस क्या होती है कि मेनिंजीज जो ब्रेन की कवरिंग्स हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। यहाँ पे अगर सबसे पहले इस पिक्चर को देखें, साइनोसाइटिस की ये पिक्चर है। यहाँ पे एक हेल्दी साइनस दिखाया गया है और एक साइनोसाइटिस का दिखाया गया है। हेल्दी साइनस में ये फ्रंटल साइनस हमारा यहाँ पे होता है, यहाँ पे स्फीनोइडल, यहाँ पे इथमोइडल साइनस होता है और यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस। ये तो हो गया नॉर्मल साइनस। साइनोसाइटिस में क्या होगा कि ये जो साइनस के साथ म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हमने देखा था। और फिर वो पेन वगैरह और नेजल म्यूकस और सब कुछ हमने देखा, सिम्टम्स आ रहे थे। इसके अलावा एक्सेस म्यूकस, ये देखें ये म्यूकस बनी हुई है मैक्सिलरी साइनस के अंदर। और फिर इसी तरह फेशियल पेन, सोर थ्रोट और वो वाले फीचर्स पेशेंट को आएंगे। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये कान दिखाया गया है और कान का जो मिडल लेयर है उसकी यहाँ पे देखें परफोरेशन हो गई है और पस वगैरह आपको येलोइश आपको यहाँ पे दिख सकती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा चिल्ड्रंस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद है यहाँ पे येलो स्प्यूटम, जो कि नमूनिया के अंदर आ रही थी, तो कुछ इस तरह की स्प्यूटम होती है येलो। तो ये 3 मेन डिजीज़ हैं मोस्ट कॉमन जो कि इस बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। और अगेन मेनिंजाइटिस भी आपने याद रखनी है। उसके बाद प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स अगर हम इसके देखें तो 2 किस्म के होते हैं। एक है कि सिकल सेल एनीमिक पेशेंट और एस्प्लीनिक पेशेंट। सिकल सेल एनीमिक में क्या होगा कि आरबीसीज की जो है इमेच्योर होंगे, सिकल शेप होंगे। और एस्प्लीनिक में आरबीसीज की ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी एनीमिया पेशेंट को। तो उन पेशेंट्स में इस चीज़ के ज़्यादा होने के चांस है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर और इस तरह के सारे सिम्टम्स जो हमने डिजीज़ में देखे वो उसको प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद है सिगरेट स्मोकिंग। बहुत ज़्यादा लोग जो कि सिगरेट नोशी करते हैं तो उसकी वजह से भी नमूनिया वगैरह हो सकता है इस बैक्टीरिया की वजह से। तो ये 2 प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आपने याद रखने हैं। उसके बाद हैबिटेट और ट्रांसमिशन में हम देखें अगर, तो हैबिटेट जो है इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ही है ना, उससे रिलेटेड डिजीज़ थी तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। अगेन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है कि जो कि हमारे नेज़ल नोज से शुरू होता है, नेज़ल साइनस, ओरोफेरिंक्स, नेज़ोफेरिंक्स, और जो है अपर पार्ट ऑफ द वोकल कार्ड तक फैला हुआ होता है, उसको बोला जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। वहाँ पे ये कॉलोनाइज हो, इसका हैबिटेट है। उससे नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है, वहाँ इसका काम नहीं होता इतना। ट्रांसमिशन कैसे होगी अब इसकी? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही होगी। अगेन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वो हो स्मॉल एक्वस पार्टिकल, म्यूकस पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक्सहेलेशन यानी सांस को हम बाहर निकालते हैं तो तब खारिज होते हैं, तो उसकी वजह से इसकी ट्रांसमिशन होगी। और उसके बाद एरोसोल्स के ज़रिए भी इसकी ट्रांसमिशन होगी, यानी वो लिक्विड पार्टिकल्स जो कि हवा में फैले हुए होते हैं उसको अगर इंसान सांस के ज़रिए अंदर ले जाए तो उसकी वजह से भी इसकी डिजीज़ हो सकती हैं। तो ट्रांसमिशन और हैबिटेट इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड ही है, बहुत ज़्यादा ईजी है। पैथोजेनेसिस में अगर हम देखें तो सबसे पहले है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। अगर आपको याद हो कि मैंने आपको 3 बैक्टीरिया के नाम गिनवाए, तीनों एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, निजेरिया मेनिंजाइटिस और एच इन्फ्लुएंजाई, तीनों के पास पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है, तीनों के तीनों मेनिंजाइटिस करवाते हैं और वही इसका मेन विरुलेंस फैक्टर है। अब ये सिर्फ मेनिंजाइटिस ही नहीं करवाएंगे, यहाँ पे ये नमूनिया, साइनोसाइटिस, अपना सब कुछ जितनी भी डिजीज़ हो रही थी, ओटाइटिस मीडिया, लोटाइटिस, सब कुछ। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है IgA प्रोटीएज, जो कि प्रोटीन सेंसिस को इनहिबिट करेगा, उसकी स्क्रीशंस को नहीं होने देगा और इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 मेन विरुलेंस फैक्टर हैं। अगेन कैप्सूल तो सबसे बड़ा मेन विरुलेंस फैक्टर है यहाँ पे। उसके बाद कुछ अनकैप्सुलेटेड भी होते हैं इसकी स्ट्रेन्स, जो कि अनटाइपेबल स्ट्रेन जिसको हम बोल सकते हैं, वो सिर्फ म्यूकोजल इन्फेक्शन करवाती हैं, इन्वेसिव इन्फेक्शन नहीं करवाएंगी। जैसे मेनिंजाइटिस हो रहा था पेशेंट को तो वो सिर्फ म्यूकोजा यानी म्यूकस तक ही महदूद रहेंगी। उसके बाद जो है मेनिंजाइटिस का अगर थोड़ा सा हम स्पेसिफिक पैथोजेनेसिस देखें कि कैसे होगी, बच्चों में तो होगी होगी, लेकिन ऐसे बच्चों में दो के 2 साल से कम होंगे उम्र में और उनके अंदर मेटरनल एंटीबॉडीज़ जो हैं वो वेंड हो चुकी यानी ख़त्म हो चुकी होंगी और उनका रिस्पॉन्स जो है इम्यून रिस्पॉन्स वो कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड के खिलाफ नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर मदर उससे इम्यून नहीं है, उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है बच्चा कैसे एंटीबॉडीज़ बना सकेगा, उसके पास भी नहीं होगी और फिर इम्यून रिस्पॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से ही मेनिंजाइटिस स्टार्ट हो जाएगी। तो मेनिंजाइटिस के लिए आप 1-2 बातें ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन अगेन मेन विरुलेंस फैक्टर जो है पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है। उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें, यहाँ पे मेन जो है वो है कोको बेसिलरी रॉड।
अब यहाँ पे देखिए कोकस भी है, बेसिलरी भी है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ये स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स है इसकी सबसे पहली। उसके बाद जो है ये स्मॉल होते हैं थोड़े से, ग्राम नेगेटिव रॉड तो हैं ही हैं। उसके बाद इसके पास कुछ फैक्टर्स होते हैं ग्रोथ के लिए, एक फैक्टर एक्स जिसे हेमीन बोलते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, और दूसरा है फैक्टर वी जिसे एनएडी यानी निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, जो कि इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इसकी कुछ सीरोटाइपिंग है क्योंकि इसके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है, और मोस्ट कॉमन स्ट्रेन वो बी स्ट्रेन ही है, टाइप बी, जो कि 90% ऑफ इन्वेसिव डिजीज़ करवाती है। लेकिन अमूमन इसकी 6 कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड टाइप्स होती हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब जो बी टाइप है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो रहा हो, नमूनिया हो रहा हो, उसमें होता है पॉलीरेबिटोल फास्फेट, तो ये चीज़ याद रखनी है। तो करेक्टरिस्टिक्स में जो है इसकी चारों की चारों स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कैप्सूल से रिलेटेड है, 6 कैप्सूल और टाइप बी कॉमन, और बाकी फैक्टर एक्स और वी और कोकोबैसिलरी रॉड। उसके बाद अगर हम इसकी इस पिक्चर को देखें, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई को यहाँ पे दिखाया गया है इस स्लाइड में, और यहाँ पे आप देखें ये कोकोबैसिलरी रॉड्स एच इन्फ्लुएंजा के दिखाए गए हैं। ये कोकस राउंड किस्म का है, और यहाँ पे बेसिलरी रॉड की तरह का आपको बेशुमार यहाँ पे दिख जाएंगे, इनको कहते हैं कोकोबैसिलरी रॉड, और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ही शो करते हैं। उसके बाद लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में अगर हम देखें तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे, स्मीयर एंड कल्चर, ताकि हम इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट कर सकें। उसके बाद एक बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट कभी भी नहीं भूलना, चॉकलेट एगार, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, और जो था निजेरिया मेनिंजाइटिस, निजेरिया गोनोरियाई, उसमें चॉकलेट एगार से हम मेनिंजाइटिस को, उस बैक्टीरिया को भी डायग्नोस कर रहे थे, और यहाँ पे भी इनकैप्सुलेटेड है, तो यहाँ पे भी चॉकलेट एगार आ गया। ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके अंदर ये स्मॉल ग्रे कॉलोनीज बनाएगा, और इसकी ग्रोथ के लिए वही फैक्टर एक्स और वाई ही इसकी मदद करेंगे, और ग्रे कॉलोनीज बनेगा। यानी चॉकलेट एगार आपने स्पेसिफिक टेस्ट है, कभी भी नहीं भूलना। उसके बाद कुछ और टेस्ट हैं, वही एंटीबॉडी एंटीजन वाले, लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, यानी हम उसकी सीरोटाइपिंग करेंगे एंटी सीरा यूज़ करके, जो कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करके। उसमें एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, उससे हम एंटीजन वगैरह को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्सूलर एंटीजन को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं सीरम के अंदर, या फिर सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, जैसे कि हमने देखा था मेनिंजाइटिस हो रही थी तो सीएसएफ के अंदर भी ये एंटीजन हमें मिल सकता है। तो ये तो सब जनरल टेस्ट हम इनको कह सकते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो चॉकलेट एगार है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो ट्रीटमेंट में सेफ्ट्राइक्सोन यानी 3rd जनरेशन स्फेरोस्पोरिन, जो कि बहुत ज़्यादा सेफ और ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस के लिए और सिस्टेमिक डिजीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि जो बीटा लैक्टामेजेस हैं, पेनिसिलिन्स हैं, 25% जो हैं वो बीटा लैक्टामेजेस यानी रेजिस्टेंस पैदा कर देंगी प्लाज्मा इनकोडेड एंजाइम्स की वजह से। तो हम बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर यानी क्लेवुलेनिक एसिड, क्लेवुलेनेट दे सकते हैं मॉक्सिसिलिन के साथ, ताकि उसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। इसके अलावा हम मैक्रोलाइड ग्रुप में से एजिथ्रोमाइसिन, कैरिथ्रोमाइसिन, ये चीज़ें भी दे सकते हैं, और फ्लोरोक्विनोलोन यानी ये चीज़ें भी हम दे सकते हैं सल्फोनामाइड ग्रुप में से। तो सेलवाल इनहिबिटर, प्रोटीन सेंस इनहिबिटर, और जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स का ग्रुप भी हम दे सकते हैं, सल्फोनामाइड ग्रुप। तो ये कुछ ड्रग इफेक्टिव हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का खास ख्याल रखना है यहाँ पे। उसके बाद प्रिवेंशन में अगर हम देखें तो मेनिंजाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको कैप्सूलर एंटीजन में जो सीरोटाइपिंग में मैंने आपको बताया था, उसने जो उसके खिलाफ वैक्सीन अवेलेबल है, जो कि इसके केसेस को बहुत ज़्यादा कम करती है। अब इस वैक्सीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इस वैक्सीन में हम टाइप बी, मैंने आज जैसे आपको बताया वो बहुत ज़्यादा कॉमन थी, उसी का ही एक एंटीजन हम देते हैं कैप्सूलर पॉलीसेकेराइड, उसके साथ हम कंजुगेट करते हैं डिप्थेरियाई टॉक्सॉइड। अगर हमने क्लोस्ट्रीडियम कोनिबैक्टीरियम डिप्थेरियाई में भी पढ़ा था, वहाँ हम जो वैक्सीन दे रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंजुगेशन जो एच इन्फ्लुएंजाई के साथ करते हैं, और यहाँ एच इन्फ्लुएंजाई में फिर डिप्थेरिया का जिक्र आ गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और एज आ हम इसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है कंजुगेट करके, तो ये चीज़ हम इसके साथ देते हैं उन पेशेंट्स को जो कि 2 से 18 या साल के दरमियान होते हैं। तो इसकी वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव। उसके बाद
एक ड्रग है जो हम दे सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रिफेम्पिन। अब रिफेम्पिन क्या है, एक एंटी टीबी ड्रग है जो कि फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। लेकिन हम ये चीज़ मेनिंजाइटिस जो कि एच इन्फ्लुएंजा इंड्यूस मेनिंजाइटिस होता है, उसकी प्रिवेंशन के तौर पर भी हम ये ड्रग दे सकते हैं उन पेशेंट्स को जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट या ऐसे लोगों के करीब रहते हैं जहाँ से उनको इस इन्फेक्शन के होने का चांस है, ताकि रेस्पिरेटरी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इनहेल हो भी जाएं, मतलब ट्रांसमिशन उसकी हो भी जाए, तो उससे ये इस ड्रग की मदद से इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। उसके बाद जो है स्मोकिंग से जितना चाहे बच सकते हैं, ताकि आपको नमूनिया जो इसका स्पेसिफिक कॉमन काज है नमूनिया की, तो वो नमूनिया ना हो, उससे आप स्मोकिंग सिगरेट वगैरह से परहेज़ करें। तो इसकी प्रिवेंशन में जो वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और अवेलेबल है और अच्छी है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं और कुछ प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ ये बैक्टीरिया ख़त्म। अब हम इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमारा ये बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, अगर कोई चीज़ हमें भूल भी गई हो। सबसे पहले है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, जो कि ग्राम नेगेटिव रॉड तो है ही है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। इन्फ्लुएंजा मीन मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिजीज़ में जो है ये नमूनिया की मोस्ट कॉमन काज है, और बैक्टीरिया भी होते हैं। येलो स्प्यूटम इसमें बनती है। एपिग्लोटाइटिस की मोस्ट कॉमन कॉज है, और उसकी सिम्टम्स में जो है ड्रूलिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाएगी। साइनोसाइटिस इसमें हो जाएगा, और उसमें जो है फिर हेडिक वगैरह और फेशियल पेन स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा टाइटस मीडिया यानी मिडल एयर की इन्फ्लेमेशन, और साथ में जो है पस वगैरह बन जाएगी। और मेनिंजाइटिस जो कि चिल्ड्रन के अंदर होता है उसकी मोस्ट कॉमन काज है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़ और ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़। यहाँ हमने देखा कि साइनोसाइटिस की किस तरह पिक्चर होगी, यहाँ पे किस तरह म्यूकस जमा हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होगी, फिर एक्सटर्नल लेयर में जो ओटाइटिस मीडिया ऐसे होगा, और यहाँ पे येलो कलर स्प्यूटम इस तरह की होगी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में हमने देखा कि सिकल सेल एनीमिक और एस्प्लिंग पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होगा, इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा। नमूनिया जो है वह सिगरेट और स्मोकिंग की वजह से हो जाएगा। हैबिटेट में हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से डिजीज़ हैं, तो हैबिटेट भी इसका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ट्रांसमिशन जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स के ज़रिए ही होगी। पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि पॉलीसेक्राइड कैप्सूल जो है इसका मेन विलेंस फैक्टर है, जो कि एनकैप्सुलेटेड 3 बैक्टीरिया जो थे उनका कॉमन होता है। आज ये प्रोटीएज भी है इसके पास, कुछ अनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स भी होती हैं, और मेनिंजाइटिस जो है स्पेसिफिकली तब होगी जबकि मैटरनल एंटीबॉडीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि 4 बेसिक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोकोबेसिलरी रॉड और फैक्टर एक्स एंड फैक्टर वी। 6 कैप्सुलर एंटीजन है, लेकिन टाइप बी जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। फिर हमने देखा यहाँ पे कि कोकोबेसिलरी रॉड किस तरह के होते हैं, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और पिछली जो डिजीज़ की पिक्चर थी उसको आप ओस्पी के लिए भी याद रख सकते हैं और समझने के लिए भी याद रख सकते हैं। पॉटी डायग्नोसिस में हमने देखा ग्राम स्टेनिंग करेंगे। चॉकलेट एगार जो है स्पेसिफिक टेस्ट है। लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट और कैप्सुलर एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो इफेक्टिव है वो चॉकलेट एगार है। ट्रीटमेंट में हमने देखा कि सेफ्ट्राक्सोन जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है मेनिंजाइटिस के लिए, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर दे सकते हैं, क्लेवुलेनिक एसिड, एजिथ्रोमाइसिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स दे सकते हैं। प्रिवेंशन में हमने देखा कि मेनिंजाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल है, जिसे हम कंजुगेट करके डिप्थीरॉइड टॉक्सॉइड के साथ देते हैं, और इसके अलावा रेफेम्पिन दे सकते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट्स वालों को, और स्मोकिंग से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी एच इन्फ्लुएंजाई के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आ गई तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। और अगर अभी तक आपने एम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करके जाएँ, और साथ बेल आइकन को दबा के जाएँ, ताकि आप आने वाला लेक्चर को भी मिस ना कर सकें। प्लेलिस्ट में जाके भी आप बाकी बैक्टीरियाज़ की वीडियोस को देख सकते हैं, जहां आपको इससे पहले जितने भी बैक्टीरिया हो चुके हैं उन सब बैक्टीरियाज़ यहाँ पे मिल जाएंगे, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।